मोदी सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार है। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे और ये कास्ट सेंसस और सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले ही पक्ष में थी कि जाति जनगणना हो। एनडीए सरकार बनी तो देश के पहले नागरिक यानी हमारे राष्ट्रपति एक एससी परिवार के बेटे बने। एनडीए सरकार बनी तो देश की पहली नागरिक यानी हमारी राष्ट्रपति एक ट्राइबल परिवार की बेटी बनी। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की संस्थाओं में, सरकार में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की 90% आबादी में से कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है कि वो धर्म की बात न करें, तो उसके बाद वो भ्रमित करने के लिए जातियों के उल्लेख अपने भाषण में करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में भाषण देते हुए अभी विस्तार से कहा कि उनकी सरकार का सबसे ज्यादा फायदा दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मिला है। और इस बात की पड़ताल करते हुए हमने ये सोचा कि देखें, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मूल सवालों को, मूल मुद्दों को, बुनियादी जरूरतों को, उनकी लड़ाई को, उनकी विचारधारा को कितना समझते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग वही मांग रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का दावा कर रहे हैं? एनडीए सरकार बनी तो देश के पहले नागरिक यानी हमारे राष्ट्रपति एक एससी परिवार के बेटे बने। ईयर 2019 में एनडीए सरकार बनी तो देश की पहली नागरिक यानी हमारी राष्ट्रपति एक ट्राइबल परिवार की बेटी बनी। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई यही लड़ रहे हैं कि उनका कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना दिया जाए? क्या शेड्यूल ट्राइब के यानी आदिवासी समाज के लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि उनके बीच के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाए? क्या ओबीसी कम्युनिटी की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि उनके बीच का कोई प्रधानमंत्री बन जाए? क्या ओबीसी कम्युनिटी आज यह नहीं पूछ रही कि प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में एक बार भी ओबीसी कम्युनिटी के मूल सवाल पर आपने कोई पक्ष नहीं रखा? और वह मूल सवाल क्या है? जातिवार जनगणना का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण को जब लोगों के बीच में रख रहे थे तो उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने का दावा किया। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के परिवारों को हमने घर दिया। इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता। यह काम करना सरकार की जिम्मेदारी भी है और आपने किया, थैंक यू। किसी भी चुनी हुई सरकार की यही तो जिम्मेदारी होती है कि आप घर दीजिए। आपने घर दिया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आंकड़े कितने हैं? कितने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कितना घर मिला होगा, हमें इससे ऐतराज बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये गिनवाने लगे कि हमने राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बनाया। तो एक सवाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लगातार पूछती रही कि जब आपने राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बनाया तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, दमन, गैर बराबरी पर राष्ट्रपति महोदय ने पूरे कार्यकाल में क्या किया? जब एससी, एसटी, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई, 2 अप्रैल 2018 को देश भर के बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, जाने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे हुए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बार भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पक्ष में कोई बात कही क्या? क्या
अपने समुदाय के हित के लिए एक शब्द भी सरकार से पूछा क्या? कहीं भी अपने समाज के लिए चिंतित नजर आए क्या? यह सवाल खुद उनका समाज बार बार पूछता है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाले लोग चाहिए, जो गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखे। उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी बिल्कुल वैसी ही बात दोहराई। पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। एक भी व्यक्ति ने इसका विरोध किया क्या? स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपका कि आदिवासियों के बीच से प्रतिनिधित्व देते हुए आपने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति इस देश को दिया। शुक्रिया। लेकिन वही आदिवासी समुदाय आपसे लगातार बोलता पूछता रहा कि मणिपुर पर आप खामोश क्यों हैं? मणिपुर पर इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला जब उनके अपने समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त्र करके अपमानित करते हुए निवस्त्र घुमाया गया। मणिपुर में आग लगी रही, समुदाय आपस में लड़ते रहे, मरते रहे और वो आग इतने वर्षों बाद भी बुझी नहीं। उसका नतीजा ये है कि चुनाव में उस पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें सुनने में आया है एक भी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया। लोकतंत्र कहां बचा? और अगर लोगों ने वोट डालने का बहिष्कार किया तो क्या यह चिंता इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के राष्ट्रपति को नहीं होनी चाहिए? ये सवाल आदिवासी समाज के लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि जब आप उपलब्धियां गिना रहे हैं तो आप चूक कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की हिस्सेदारी जल जंगल जमीन के सवाल हैं, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम है, पेशा कानून है, उनकी अपनी पहचान है। आप उनकी जल जंगल जमीन को निजी हाथों में बेच रहे हैं और आदिवासियों के हिमायती होने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट और आदिवासी कम्युनिटी के बीच रिप्रेजेंटेशन का सवाल है और रिप्रेजेंटेशन का सवाल सबसे बड़ा ओबीसी के साथ जुड़ा हुआ है। ओबीसी समुदाय के लोगों का आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है कास्ट सेंसस, यानी जातिवार जनगणना, ताकि पता चले इस देश में कितने ओबीसी हैं, उनको कितनी शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, उनके पास कितना धन संपत्ति है, कितनी जमीन है, किनके पास घर है, किनके पास बिजनेस व्यापार है। सब कुछ का हिसाब किताब पता चल जाए ताकि एक देश जब आगे बढ़कर के अपनी नीतियां बनाए, एक देश जब पॉलिसी मेकिंग करे तो पहचान करे कि ओबीसी कम्युनिटी में कौन व्यक्ति पिछड़ गया है और किसके हिस्से का हक कोई और खा रहा है। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि जातिवार जनगणना तुरंत करानी चाहिए। 2010 में भारतीय जनता पार्टी खुद सहमत थी कि हाँ, देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और अब देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। ओबीसी को उनकी सरकार ने बहुत फायदा दिया। यही फायदा दिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया और वही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जब ये चीख चीख करके कहता रहा कि उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी को केवल 4.8% आरक्षण मिला है, तो आपने क्यों न्याय नहीं किया? एनसीबीसी ने चिट्ठी लिख करके कहा कि आरक्षण के साथ छेड़खानी हो रही है। उसकी चिट्ठी का कोई फर्क हुआ क्या? 6800 शिक्षक बनने के अभ्यर्थी दलित पिछड़े आज भी उत्तर प्रदेश में अपने हक के लिए लौट गए रुआंसे होकर। वो रोते रहे, वो लड़ते रहे, लाठियां खाते रहे, दमन अन्याय अत्याचार झेलते रहे। मुकदमा हुआ उन ओबीसी और एससी बच्चों पर जो शिक्षक बनने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, लाठियां मारी। आज एससी एसटी ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट रेशियो कम करेंगे, हम विद्यार्थियों का एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, हम शिक्षा में उनको और शामिल करेंगे। और हकीकत के आंकड़े ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी इस देश में आज भी वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के एक्सेप्शनल ही हैं, यानी अपवाद में कहीं एक आध कोई मिल जाए तो मिल जाए, बाकी 98-99% कुलपति यानी वाइस चांसलर एक ही तबके के हैं।
मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में इस बात का जिक्र किया कि मेरे अपने विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज में से शायद एक भी में SC ST OBC प्रिंसिपल नहीं है। मेरे विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो गए और 100 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी वाइस चांसलर SC ST OBC नहीं हुआ, जिसमें पिछले 10 साल भी नरेंद्र मोदी जी के हैं। इस देश के वाइस चांसलर के बाद प्रोफेसर की अगर बात करें तो 97% पोस्ट पर एक ही तबके के लोग काबिज हैं और SC ST OBC के प्रोफेसर कुल मिला के 2 से 3% हैं। यह सवाल क्यों ना पूछा जाए, SC ST OBC की शिक्षा में भागीदारी जब बढ़नी थी तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को ग्रेजुअली प्राइवेट हाथों में करने का काम कर दिया। सेल्फ फाइनेंस कोर्स आए हैं, यानी जो कोर्स बिकेगा वो पढ़ाया जाएगा और जब बिकेगा तो कीमत ज्यादा होगी और जैसे ही कीमत ज्यादा होगी SC ST OBC के बच्चे सबसे पहले हायर एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। स्वयं ऐप से लेकर के तमाम तरह के ऐप बना करके ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की जाएगी, यानी कागज पर डिग्री तो लेते रहिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट अपना एजुकेशन बजट कम करती जा रही है। अब उसने UGC की बजाय दिया है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। लोन लीजिए सरकार से और पढ़ाइए और फिर लोन चुकाइए, और जैसे ही लोन का सिस्टम आया हर विश्वविद्यालय अपना खर्चा कम कर रहा है और अपना ताकि लोन कम लेना पड़े और फिर खर्चा चुकाने की बात कर रहा है। और जैसे ही खर्चा कम करना होगा वो विद्यार्थियों की फीस महंगी करेगा और शिक्षकों को नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा ताकि कम वेतन में ज्यादा शिक्षक हो, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, जैसे ही अस्थायी भर्ती होगी, वैसे ही SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो जब आप कह रहे हैं शिक्षा में इनका एनरोलमेंट रेशियो बनाएंगे तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी ये बता रही है कि आपकी शिक्षा से SC ST OBC विद्यार्थी भी दूर हो जाएंगे और SC ST OBC प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल भी अब अपनी संख्या के अनुपात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने भाषण में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने भाषण में SC ST OBC को हक दिलाने की जाति जनगणना का विरोध करने का जिक्र क्यों नहीं किया? जो जाति जनगणना अगर हो जाए तो पता चल जाए कि कौन कहां कितनी संख्या में है। ज्वाइंट सेक्रेटरी 3 है 90 में केवल OBC के, और आप कह रहे हैं कि हमने OBC को हक दिया। आपने हक ये दिया कि लेटरल एंट्री से लगभग 350 लोगों को आपने अब तक ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताइए, महामहिम रामनाथ कोविंद के अपने समुदाय शेड्यूल कास्ट के कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी आपने बनाए? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के आदिवासी कम्युनिटी के कितने लोगों को आपने लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया? और खुद आप OBC होने का दावा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि लेटरल एंट्री से जो डायरेक्ट आपने सेक्रेटरी रैंक पर बड़े अधिकारी बनाए उसमें कितने OBC को आपने बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे देश जानना चाहता है कि जब आप खुद OBC हैं तो मंडल कमीशन कहता है कि OBC को 52% आबादी जो पहले थे उसकी पहले तो गिनती कराइए। आप गिनती करने से क्यों मना कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप OBC के हितैषी हैं तो मंडल कमीशन कहता है उनकी जितनी संख्या है उनको उतना आरक्षण देना होगा। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब EWS रिजर्वेशन आपने 10% दे दिया तो आरक्षण की अपर लिमिट खत्म हो गई, तो क्या आपकी सरकार 10 साल में OBC को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की हिमायती है? क्या आप आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप कि आपकी सरकार ने SC ST OBC को बहुत कुछ दे दिया? असल में आपकी सरकार SC ST OBC विरोधी है, क्योंकि आपके मंत्री कहते हैं कि हम भारत का संविधान बदलेंगे, आपके प्रत्याशी कहते हैं हम भारत का संविधान बदल लेंगे, और आप अचानक एक दिन आके कह देते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। कितना कंट्राडिक्शन है प्रधानमंत्री जी। आप कार्रवाई किया क्या? अपने प्रत्याशियों का टिकट आपने कैंसिल कराया क्या, जिन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार चाहिए ताकि भारत का संविधान बदल सके? कोई कार्रवाई की क्या प्रधानमंत्री जी आपने? तो फिर आपकी बातें जुमला नहीं तो और क्या साबित होंगी? आपसे लोग SC ST OBC के सवाल पूछ रहे हैं। सरकारी शिक्षा में रिजर्वेशन था, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन था। अब आप सरकारी शिक्षा को प्राइवेट कर चुके हैं और सरकारी नौकरियों को लगभग पूरी तरह खत्म कर चुके हैं, तो आरक्षण बचा कहां प्रधानमंत्री जी? आप तो आरक्षण विरोधी साबित हुए, आप तो संविधान विरोधी साबित हुए। आप SC ST OBC के मीडिया में कितने लोग हैं ये नहीं देश को पता चलने दिए।
बिजनेस व्यापार में एससी एसटी ओबीसी कितना है नहीं बताते। लैंड ओनरशिप से लेकर के सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं आप पता नहीं लगने देते। इसीलिए क्योंकि आप जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, और अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ कभी भी न्याय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, आप असल में चाहते ही नहीं, आप केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन को गिनाते हैं कि सबसे ज्यादा आपने प्रधानमंत्री ओबीसी दे दिए, मंत्री ओबीसी दे दिए, मुख्यमंत्री ओबीसी दे दिए, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी खत्म कर दिया, प्रोफेसर खत्म कर दिया, इंजीनियर डॉक्टर खत्म कर दिया। सारी वैकेंसी में एससी एसटी ओबीसी के परसेंटेज ऑफ सीट हरदम कम होती जा रही है। आपके कट ऑफ में, यूआर कट ऑफ में एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, आप संविधान बदलने की बात करने वालों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश आपसे जानना चाहता है कि असली बात क्यों नहीं बताते। आप तो झूठ बोल रहे हैं और पूरा दृश्य सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कम से कम भारत के संविधान और मंडल कमीशन के चलते अब इस देश का एससी एसटी ओबीसी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हसदेव के जंगलों को कटने से बचाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं के अपमान से बचाने के लिए, सोनम वांगचुक को न्याय दिलाने के लिए, लद्दाख के आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के लिए अब आपसे सवाल करता है कि वन अधिकार अधिनियम, पेशा कानून और आदिवासियों के हक अधिकार पर आपकी सरकार उनके खिलाफ खड़ी है। इस देश का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, हाथरस की बेटी से लेकर रोहित वेमुला तक, एससी एसटी ओबीसी के लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने से लेकर स्वाभिमान सम्मान के अपने हक अधिकार के लिए आपको पहचान चुके हैं। इस देश के ओबीसी आपको पहचान चुके हैं कि आप तब ओबीसी का नाम लेते हैं जब आपको उनका वोट लेना होता है। इसलिए उनके नेता को आगे कर देते हैं कि जाओ अपने कम्युनिटी का वोट लेकर आओ, और उसके बाद तुम्हारी कम्युनिटी के खिलाफ हम काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी के लोग बखूबी आपको पहचान चुके हैं कि आप जाति जनगणना विरोधी लोग हैं, और सारे ये बहुजन समाज के लोग और इस देश का आम नागरिक पहचान चुका है कि संविधान विरोधियों के पक्ष में आप क्यों खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वक्त मिले तो इन बातों का जवाब दीजिएगा, वरना जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।